भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का सुंदर वरदान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ब्रदर्स, HM मैम, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी का इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज का यह अवसर न केवल हिंदी भाषा के महत्व को रेखांकित करता है, अपितु हमें अपने तर्क और विचारों के माध्यम से इस समृद्ध भाषा में संवाद करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करता है। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। पहले प्राकृत भाषा बनी, जिससे हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत के कई शब्द हिंदी से सीधे लिए गए हैं। हिंदी की भाषा पर संस्कृत का गहरा असर है। हिंदी हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को संजोए हुए है। हिंदी न केवल हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बल्कि यह देश के विभिन्न राज्यों में बोली और समझी जाने वाली प्रमुख भाषा भी है। यह हमारे देश के इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी भूमिका हमारे दैनिक जीवन से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसे बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदी का सम्मान रहेगा। तो आइए जानते हैं कि आज की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। आज की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल तर्क वितर्क करना नहीं, बल्कि यह प्रतियोगिता हमें विचारों की स्पष्टता, भाषा की शुद्धता एवं तर्क शक्ति को निखारने का मंच प्रदान करती है। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी संस्कृति और आत्मगौरव का प्रतिनिधित्व करती है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं हमारे मस्तिष्क के विवेकपूर्ण पक्ष को विकसित करती है, जहां हम केवल अपनी बात नहीं रखते, बल्कि विरोध पक्ष के तर्कों को सुनने, समझने और तर्कपूर्ण उत्तर देने की कला का विकास करते हैं। यही वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडल है डॉक्टर मनोज जोशी और मिस्टर राकेश भाई। आइए आज हमारे साथ है कक्षा 9A, 9B, 10A और 10B के विद्यार्थी, जो कि विभिन्न रोचक विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ उपस्थित हैं। तो आइए अब हम वाद विवाद प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं कक्षा 9 के प्रतिभागियों से, जिनका विषय है क्या आजकल की पीढ़ी अपनी संस्कृति व परंपराओं को भूल रही है। अब मैं इस प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत करते हुए पहले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो इस विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 9 के पहले प्रतिभागी है अश्विन चंद्रा, जो विषय के समर्थन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और अविरत शाह, जो विषय के विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अश्विन चंद्रा आज आप सभी के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय भारतीय संस्कृति और परंपराओं से संबंधित है। तो आज का मैं यह विषय एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा। जब तक है संस्कृति तब तक है आस, जब तक है संस्कृति तब तक है आस, बिना संस्कृति मानवता का है विनाश। भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति का देश है, जिसकी जड़ें हजारों वर्षों तक फैली हुई हैं। हमारी परंपराएं और संस्कृतियां हमारे जीवन का हर पहलू को स्पर्श करती हैं, हमारे मूल्यों, विश्वासों, जीवन के तरीकों को आकार देती हैं। हालांकि आज की नई पीढ़ी इन परंपराओं और संस्कृतियों से दूर जा रही है, और यह बहुत चिंताजनक विषय है। नई पीढ़ी के लिए पारंपरिक संस्कृति का आकर्षण बहुत बढ़ता जा रहा है। वे पश्चिमी फैशन, संगीत और जीवन शैली को अपनानी हुई दिखाई दे रही हैं। आती हुई दिखाई दे रही हैं। वे अपनी परंपराएं, कपड़े, भोजन और त्योहारों को कम महत्व दे रही हैं। यह एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारी परंपराएं और संस्कृतियां हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसके अलावा नई पीढ़ी के बीच पारंपरिक ज्ञान कौशल का हास्य हो रहा है। वे पारंपरिक कलाओं, शिल्प और हस्तकलाओं में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वे आधुनिक तकनीकों और जीवन शैली को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हमारी पारंपरिक कला और कौशल हमारी संस्कृति को अमूल्य रत्न है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह नई पीढ़ी वैश्विक दुनिया में प्रतिस्पर्धी नहीं बनी रही है, पश्चिमी संस्कृतियों को अपनाना आवश्यक है। वे तर्क देते हैं कि पारंपरिक संस्कृति अतीत की चीज है और नई पीढ़ी आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बैठा नहीं पा रही है। हालांकि यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। हमारी परंपराएं और संस्कृतियां हमारे अतीत से जुड़ी हैं, लेकिन हमारे भविष्य के लिए प्रासंगिक है। हमारी परंपराएं हमें धैर्य, सहनशीलता, सम्मान और आत्मिकता जैसी मूल्य सिखाते हैं। यह मूल्य किसी भी समाज के लिए आवश्यक है, चाहे वो कितने भी आधुनिक क्यों ना हो। इसलिए यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ा जाए। हमें उन्हें पारंपरिक कलाओं, शिल्प और हस्तकलाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें उन्हें पारंपरिक त्योहार, उत्सवों का महत्व समझाना चाहिए। हमें उन्हें हमारी संस्कृति के मूल्य और विश्वासों से परिचित करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी परंपराओं और संस्कृतियाँ आधुनिक जीवन के साथ संगत में रहें। हमें पारंपरिक कलाओं और शिल्प के आधुनिक तरीकों को प्रस्तुत करना चाहिए। हमें पारंपरिक त्योहारों और उत्सवों को आधुनिक समाज को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। अंत में मैं यही सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हमारी परंपराएं और संस्कृतियाँ सभी के लिए सुलभ हैं। हमें पारंपरिक कलाओं और शिल्प के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध करना चाहिए। हमें पारंपरिक त्योहारों और उत्सवों के सभी समुदायों के लिए सामवेद बनाना चाहिए। यदि हम इन उपायों को अपनाते हैं तो नई पीढ़ी को परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ सकते हैं, हमारी संस्कृति के मूल्यों और विश्वासों को समझ सकते हैं और अपनाने में मदद कर सकते हैं। हम हमारी संस्कृतियों को, अमूल्य रचनों को संरक्षित करना चाहिए और आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। कक्षा 9 का छात्र अविरल शाह आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या आज की भारतीय पीढ़ी संस्कृति व परंपराओं से दूर हो रही है पर विपक्ष में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में निवास करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी पीढ़ी अपनी संस्कृति भूल रही है। समय के साथ युवाओं की जीवन शैली में बदलाव आना संभावित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी संस्कृति से तैयार नहीं है। कुछ युवाओं के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी के बारे में कोई भी राय कायम करना उचित नहीं है। मेरे विचार से परंपराओं के नाम पर अंधविश्वासों का साथ देना गलत है। हमें अपनी संस्कृति की अच्छी बातों को ही अपनाना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी दिवाली, होली, पोंगल, गणेश चतुर्थी, ईद और क्रिसमस जैसे पारंपरिक त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। वर्तमान पीढ़ी पारंपरिक मूल्य और आधुनिक जीवन शैली के साथ मिल रही है। युवा पीढ़ी द्वारा भारतीय त्योहार देश और विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भारतीय त्योहारों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करी है। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसे स्थान पर दिवाली का मनाया जाना है। भारतीय त्योहारों ने भारतीय संस्कृति को सीमाओं से परे ले जाना और इसे वैश्विक मंच में मनाने में युवा पीढ़ी की भूमिका को दर्शाता है। भारतीय कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे चैनलों जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। कई युवा लोग इन परंपराओं को ऑनलाइन भी सीख रहे हैं। हमारी पीढ़ी योग, आयुर्वेद और जैविक भारतीय भोजन और पारंपरिक भारतीय ज्ञान के मूल्य को तेजी से पहचान रही है। प्रमुख कंपनियां और ब्रांड अपने विज्ञापनों के लिए भारतीय त्योहार को तेजी से उपयोग कर रही है। उदाहरण के लिए दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल जैसे ब्रांड ऐसे अभियान शुरू करते हैं जो युवा पीढ़ी को अपनी विरासत को गौरव के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
भारतीय युवा भले ही वेस्टर्न डिजाइन पहनने लगे हैं, पर त्योहारों के अवसर पर वे परंपरागत कपड़े भी पहनते हैं। मान्यवर जैसे लोकप्रिय ब्रांड शादियों और त्योहारों के दौरान शेरवानी और लहंगे जैसे पारंपरिक भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देती है। युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रही है, बल्कि उसे आधुनिक दुनिया के अनुकूल बना रही है। भारतीय युवा त्योहार मनाती है, रीति रिवाजों का पालन करती है और पारिवारिक परंपराओं को बनाए रखती है। संस्कृति हमारे पूर्वजों का उपहार है, इसका सम्मान करें, इसे संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद कक्षा 9। अब मंच पर आ रहे हैं कक्षा 9 के प्रतिभागी। कक्षा 9 के पहले प्रतिभागी हैं मयंक टेकवाल, जो विषय के समर्थन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और अनुनाग गंगोला, जो विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात आदरणीय एचएम मैम, अध्यापक और मेरे सभी सहपाठियों। मैं मयंक टेकवाल, कक्षा 9 का छात्र, आपके सामने आज के विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है, लेकिन क्या इस बदलाव की आंधी में हम अपने पारंपरिक व सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, लेकिन हम भारतीय दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को आकर्षित करती है, लेकिन हम भारतीय ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जहां हम कभी गर्व किया करते थे अपनी संस्कृति पर, वहीं आज हमारा मुंह पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की दौड़ में हम अपनी संस्कृति व परंपराओं की अमूल्य विरासत को भुलाते जा रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी पेड़ तब तक ही जीवित रह पाता है जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और समाज में व्यक्ति की वे जड़ें संस्कृति हैं, जिससे जुड़ा रहना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। संस्कृति से कटा हुआ व्यक्ति कटी हुई पतंग की डोर की भांति होता है, जो उड़ तो रहा होता है, लेकिन मंजिल और रास्ता तय नहीं होता, ना ही पता होता है कि वह कहाँ जाएगा। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये पता चलता है कि आज की वह पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं को पीछे छोड़कर आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होती जा रही है। आज अधिकांश लोग संस्कृति के साथ जीना पिछड़ापन मानते हैं, लेकिन पिछड़े हुए तो उन्हें कहा जा सकता है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं से छिटक कर पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की संस्कृति व सभ्यता का तर्क व वैज्ञानिक आधार है, जिसने पूरे विश्व को जीवन मार्ग पर चलना सिखाया। तभी भारत को विश्व गुरु जैसी उपमाओं से अलंकृत किया गया है। लेकिन वर्तमान में समाज के अधिकतर लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी संस्कृति व परंपराओं को भुलाते जा रहे हैं। माता पिता को सम्मान देने की बजाय उन्हें वृद्ध आश्रमों में जीवन काटने के लिए, या यूं कहा जाए कि मौत के इंतजार के लिए छोड़ दिया जाता है। युवा खेल छोड़कर नशे को ही खेल समझ बैठा है। जहां कभी गुरु शिष्य के संबंध की महिमा लोगों की जुबान पर होती थी, वहीं आज शिष्य गुरुओं को सम्मान देने की बजाय कई बार सामने आने पर रास्ता ही बदल दिया करते हैं। ये हमारी संस्कृति परंपराएं नहीं थी, पर आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देती जा रही है और हमारी परंपराओं और संस्कृति की अमूल्य विरासत को भुलाती जा रही है। आज के महानुभाव आधुनिक होने की बातें करते हैं, न जाने वे किस तरीके से आधुनिक होने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कि अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी परंपराओं को पीछे छोड़कर आधुनिक होने का कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर यह है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाते हुए, अपनी परंपराओं का गर्व करते हुए सामान्य ढंग से जीवन व्यतीत करें। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और अगर इसका गौरव अस्तित्व बनाए रखना है तो संपूर्ण समाज को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाए तो मेरे देश की तस्वीर ही सबकी नजर में आए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अनुनाग गंगोला कक्षा 9 का एक विद्यार्थी हूँ, और मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, जो कि है, क्या इस दुनिया की नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं से दूर होती जा रही है? मेरी विचारधारा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की तेज रफ्तार और तेजी से बदलती हुई दुनिया में अक्सर यह माना जाता है कि इस समाज की नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं से दूर होती जा रही है। हालांकि हाल के रुझानों पर
गौर से नजर डालने पर एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। आम धारणा के विपरीत नई युवा पीढ़ी पुरानी परंपराओं की ओर सम्मान दिखा रही है और धर्म के रास्ते को तेजी से अपना रही है। नई पीढ़ी की एक खास विशेषता यह है कि उनमें धार्मिकता के प्रति एक नई रुचि उजागर हुई है। नई पीढ़ी आजकल विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह, पूजा सेवा और दूसरों की मदद में अपना पूरा योगदान देती है और वह यह सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं। इसके अलावा नई पीढ़ी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को गहरी सराहना दिखाती है। वे सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाजों को महत्व देते हैं, जिन्होंने उनकी पहचान और जड़ों को आकार दिया है। परंपराओं को पुराना मानने के बजाय युवा लोग उनके महत्व को फिर से खोज रहे हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में फिर से शामिल कर रहे हैं। चाहे त्योहार मनाना हो या बड़ों का आदर करना हो, युवा लोग परंपराओं को बनाए रखने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल युग ने नई पीढ़ी को नए तरीकों से परंपराओं से जुड़ने में सक्षम बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन संसाधन और वर्चुअल समुदाय युवा पीढ़ी को दुनिया भर की सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में बताती है। आज के युवा खुद को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के प्रति संरक्षक साबित कर रहे हैं और परंपरा के प्रति सच्ची श्रद्धा और इसके मूल्यों को प्रचारित भी कर रहे हैं। नई पीढ़ी आधुनिकता और पुराने परंपराओं के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार है। निष्कर्ष में नई युवा पीढ़ी धार्मिकता को अपना रही है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में अपना पूरा योगदान भी दिखा रही है। नई युवा पीढ़ी पुरानी प्रथाओं से दूर होती जा रही है। यह एकदम गलत सोच है, क्योंकि यही पीढ़ी धर्म के रास्ते को तेजी से अपना रही है। धन्यवाद। धन्यवाद कक्षा 9। संस्कृति हमारी पहचान और समय की धारा, बिन इसके जीवन है अधूरा और बेसहारा। अब मंच पर आ रहे हैं कक्षा 10 के प्रतिभागी, जिनका विषय है क्या सिविल सेवा में आरक्षण की आवश्यकता है। कक्षा 10 के प्रतिभागी है उदित जोशी, जो विषय के समर्थन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और अधर श्रीवास्तव, जो विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एचएम मैम, ब्रदर्स, अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों। आज मैं उदित जोशी इस विषय के पक्ष में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था उन वर्गों के लिए लाई गई थी जिन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा गया था। सिविल सेवाओं में आरक्षण इन वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का एक साधन है। यह केवल एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संतुलन स्थापित करने के लिए है। जब हम कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में केवल योग्यता का मापदंड होना चाहिए, तब हमें यह भी समझना चाहिए कि योग्यता समान अवसरों से ही पैदा होती है। जिन लोगों ने पीढ़ियों तक सामाजिक असमानता झेली है, उनके लिए बिना आरक्षण के प्रतियोगिता में खड़ा होना असंभव है। आरक्षण एक ऐसा कदम है जो उन्हें इस असमानता से बाहर लाने का मौका देता है। सिविल सेवाओं में विविधता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की समस्याएं भी विविध हैं। जब विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग सिविल सेवाओं का हिस्सा बनते हैं, तो वे नीतियों को जमीनी स्तर पर समझ पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना वंचित वर्ग करता है। हमारे देश में आरक्षण की नीति उन ऐतिहासिक अन्यायों को ठीक करने के लिए लाई गई थी जो सदियों तक समाज के कुछ वर्गों को झेलने पड़े। जब शिक्षा, अवसर और बुनियादी अधिकार किसी से छीन लिए जाते हैं, तो उन्हें मुख्य धारा में आने के लिए सहारा और समय चाहिए होता है। सिविल सेवाओं में आरक्षण उसी सहारे का एक जरिया है। सिविल सेवाएं हमारे देश की प्रशासनिक रीढ़ होती है। यह जरूरी है कि इन सेवाओं में हमारे समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व हो। अगर हम चाहते हैं कि सरकारी नीतियां हर व्यक्ति के हित में हो, तो जरूरी है कि सिविल सेवाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हों, ताकि वे उन समस्याओं का
वे उन समस्याओं को समझ सके जिनसे समाज के वंचित वर्ग गुजरते हैं। आरक्षण से हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं और असली मुद्दों पर काम कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिविल सेवाओं में आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग को न सिर्फ मौका मिले बल्कि वे आगे बढ़कर देश की सेवा भी कर सकें। धन्यवाद। सिविल सेवाओं में प्रतिभा और योग्यता को महत्व देना चाहिए, न कि जाति या वर्ग को। लेकिन आरक्षण के कारण प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिलता और योग्यता के आधार पर चयन नहीं होता। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य ब्रदर जेरोम, हेडमिस्ट्रेस श्रीमती ज़ेबा रज़ा, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सभी श्रोतागण। आज मैं अथर्व श्रीवास्तव, कक्षा 10 का छात्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय क्या सिविल सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता है कि विपक्ष में अपनी बात रखने आया हूं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि सिविल सेवाएं किसी भी देश के प्रशासन की रीढ़ होती है। यह सेवाएं नीति निर्माण से लेकर उनके प्रयोग तक देश की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इनमें नियुक्त होने वाले अधिकारियों की योग्यता, क्षमता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होती है। आरक्षण का सिद्धांत इन सभी मानकों को कमजोर कर सकता है। आरक्षण प्रणाली का आधार योग्यता नहीं बल्कि जाति या वर्ग होता है। सिविल सेवाएं देश के प्रशासनिक तंत्र को संभालती हैं। अब यदि ऐसे में योग्यता को न देखते हुए सीधे जाति या वर्ग को महत्व दें तो ये हमारे देश के प्रशासन के लिए एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आरक्षण की व्यवस्था समाज में विभाजन का कारण बन रही है। इसका मुख्य उद्देश्य तो समानता को बढ़ावा देना था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इससे जाति और वर्ग आधारित ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। यह समाज में एक असमान और विभाजित मानसिकता को जन्म दे रहा है। ऐसे में समानता की बजाय हम समाज को और अधिक खांचों में बांट रहे हैं। आरक्षण प्रतिस्पर्धा की भावना को कमजोर कर देता है। किसी भी समाज की उन्नति तभी होती है जब उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। आरक्षण से लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह बिना योग्यता के भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि मेहनत और खुद को निखारने की प्रेरणा घट जाती है। इसका परिणाम यह है कि देश के सर्वोच्च प्रशासनिक तंत्र में वह कड़ी मेहनत और उच्च स्तर की दक्षता देखने को नहीं मिलती जो होनी चाहिए। आरक्षण के कारण ही आज कई लोग इसी आरक्षण का फायदा भ्रष्टाचार से भी उठा रहे हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हम पूजा केड़कर से ले सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को ओबीसी और गरीबी रेखा से नीचे होने का दावत देकर आईएएस की नौकरी प्राप्त कर ली, परंतु ये सभी दावे झूठे थे। अब इन पे कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई लोग आरक्षण का फायदा उठाकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और बेचारे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को संघर्ष करना पड़ता है। यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण का कोटा 50% से भी ज्यादा है। यदि आधे उम्मीदवारों को लाभ मिल रहा है तो यह आधे उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। देश के दीर्घकालीन विकास के लिए प्रतिभा का होना सर्वोत्तम है। हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो किसी भी संकट का सामना कर सकें, जो सही निर्णय ले सकें और जो देश को आगे बढ़ा सकें, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। अब विपक्ष ये कहेगा कि सिविल सेवाओं में आरक्षण देश के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु मेरा कहना यह है कि यदि हमें देश के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना है तो आरक्षण की सही जगह हमें शिक्षा में देनी चाहिए, न कि सिविल सेवा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि सिविल सेवाओं में आरक्षण लागू करना देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर सकता है, जिससे न केवल देश की प्रगति धीमी होती है बल्कि यह हमारे एकता की भावना को भी प्रभावित करता है। हमें योग्यता और प्रतिभा को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि जाति या वर्ग को। धन्यवाद। धन्यवाद कक्षा 10 अब मंच पर आ रहे हैं कक्षा 10 के प्रतिभागी। कक्षा 10 के पहले प्रतिभागी है अजितेश गुप्ता, जो विषय के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और राहुल भट्ट जो विषय के विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य HM मैम,
ब्रदर्स, अध्यापकगण और मेरे सभी सहपाठियों, आज मैं अजितेश गुप्ता भारतीय सिविल सेवा में आरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ। यह विषय देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरक्षण की नीति का उद्देश्य उन समुदायों को सशक्त बनाना है जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं। भारत एक विविध देश है जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म और क्षेत्र हैं। आरक्षण नीति ने इन वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। आरक्षण का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है और सामाजिक विभाजनों को कम करता है। जब वंचित समुदायों के लोग उच्च पदों पर होते हैं तो वे अपने समुदाय की आवाज उठा सकते हैं और उन्हें न्याय दिला सकते हैं। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिले। बिना आरक्षण के वंचित समुदायों के लोग को उच्च पदों तक पहुंचने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आरक्षण देश की विविधता को आईना दिखाता है। जब उच्च पदों पर विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग होते हैं तो देश की नीतियां अधिक संतुलित और प्रभावी होती हैं। कुछ लोग आरक्षण की आलोचना करते हैं लेकिन यह आलोचनाएं निराधार हैं। आरक्षण ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक अस्थायी उपाय है जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण भारतीय सिविल सेवा में एक आवश्यक नीति है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और देश के विकास में योगदान करता है। यह देश की विविधता को आईना दिखाता है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। आदरणीय ब्रदर्स, अध्यापक महोदय, एजेम मैम, माननीय जज और मेरे सभी साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे समाज में गहरा प्रभाव डालता है, आरक्षण। मैं राहुल भट्ट इस मंच से आरक्षण के विरोध में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। आरक्षण की नीति का आरंभ देश की स्वतंत्रता के बाद 10 सालों के लिए किया गया था ताकि उन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन राजनीतिक लाभ के कारण इसे आज तक चालू रखा गया है। उस समय इसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन आज जब हम एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत की बात करते हैं तो यह जरूरी हो गया है कि हम इस नीति पर पुनर्विचार करें। पहली बात, आरक्षण योग्यता का अपमान है। एक ऐसे समय में जब प्रतियोगिता का युग है, हमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की जरूरत है। जब योग्यता के आधार पर लोगों को चुना जाता है तब समाज को उसका सबसे बेहतर रूप मिलता है, लेकिन आरक्षण व्यवस्था इस प्रक्रिया को बाधित करती है। किसी व्यक्ति को उसकी जाति या वर्ग के आधार पर प्राथमिकता देना न केवल अन्य प्रतिभाशाली छात्रों या उम्मीदवारों के साथ अन्याय है बल्कि देश की क्षमता को भी सीमित करता है। दूसरी बात, आरक्षण असमानता को समाप्त करने की बजाय उसे बनाए रखने का काम करता है। यह उन जातीय और सामाजिक विभाजनों को और गहरा करता है जिन्हें खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। जातिगत आधार पर विशेषाधिकार देना वास्तव में समाज को और अधिक विभाजित करता है। इसके बजाय हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो आर्थिक स्थिति के आधार पर मदद प्रदान करे, न कि जाति के आधार पर आरक्षण। पूजा खेड़कर का मामला इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन्होंने IAS अधिकारी बनने के लिए UPSC 2022 में OBC और PWBD कोटे के तहत अधिक लाभ उठाने के लिए अपने और अपने माता पिता के पहचान बदलने का प्रयास किया और फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया। यह मामला दिखाता है कि आरक्षण की मौजूदा प्रणाली में भी समानता और न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, और यह ऐसा अकेला मामला नहीं है। कई ऐसे किस्से होते हैं जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाते। वर्तमान समय में
50% से अधिक सीटें विभिन्न आरक्षण वर्गों के लिए आरक्षित हैं। जब इन आरक्षित सीटों पर पूरा आवंटन नहीं होता तो बची हुई सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर और भी संकीर्ण हो जाते हैं, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। मित्रों, अगर हमें वास्तव में एक समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है तो हमें आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो योग्यता और समान अवसर को प्राथमिकता दे, न कि जाति या वर्ग। धन्यवाद। धन्यवाद कक्षा 10 आकर्षण का हो प्रबंध, सबको मिले बराबर का ढंग। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने न केवल अपने विचारों की क्षमता दिखाई बल्कि हिंदी भाषा के प्रति अपने सम्मान को भी प्रकट किया। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें यह स्मरण कराती है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि एकता और विचारों के आदान प्रदान का सेतु है। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारे टैबुलेटर्स मिस मीरा भट्ट और मिस्टर सलील रौतेला को भी विशेष धन्यवाद, जो अब परिणाम की गिनती कर रहे हैं। भाग्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने अपने तर्क और विचारों से हमारे मन मस्तिष्क को समृद्ध किया। साथ ही मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय ब्रदर्स HM मैम, निर्णायक मंडल, टैबुलेटर्स तथा शिक्षकगण का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से और सहयोग से यह वाद विवाद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। अब मैं आदरणीय ब्रदर लॉरेंस को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो निवेदन करता हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें, वो परिणाम घोषित करें। Speak in Hindi because if I speak in Hindi, you all will throw tomatoes and eggs at me. Okay? First of all, I congratulate the organizers of this event. Dear teachers, a great job done and I'm very impressed. So students, can you give a clap to all the teachers? Students who participated in this debate. The command you have on Hindi language, the preparations you all put in is very truly impressive. I was sitting there and listening to all the conversations and I felt, wow, I mean, you all have surpassed my expectations of how you presented this debate. So, congratulations, students. From the staff who are present here. Thank you teachers for doing such a wonderful job. And this morning I should congratulate all the students in the audience.